हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मजे में होंगे। चलिए, आज मैं फिर से आ गया हूं एक नया लेक्चर लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारा सेकंड लेक्चर है ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले जाकर के प्रीवियस लेक्चर को देखिए और फटाक से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार इसी तरह के बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि किसी बॉडी को चार्ज किस किस तरह से किया जा सकता है। देखिए, कल हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था उसमें सीखा था कि अगर आपको एक बॉडी को चार्ज करना है तो चार्ज करने का एक ही तरीका होता था। ये आपके पास एक बॉडी है, आप इस बॉडी के पास दूसरी बॉडी एक और लेकर के आ गए। आपने इन दोनों बॉडीज में से क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में से चले गए, मान लो ये बॉडी ए थी, ये बॉडी बी थी, अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी ए में से बॉडी बी में चले गए तो ये जो बॉडी ए थी ये हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती थी और ये जो बॉडी बी थी इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते थे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी। इसका मतलब चार्जिंग केवल एक ही कारण से हो सकती है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हो जाए। जिस बॉडी में डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें डेफिशिएंसी थी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है वो बॉडी बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जिस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, वो बॉडी बन जाती है नेगेटिवली चार्ज। तो हमें यह तो पता है कि जो चार्जिंग है इसके पीछे एक ही कारण है, वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम किस किस तरीके से करवा सकते हैं बॉडी के अंदर, इसी के ऊपर हमारे मेथड्स बेस्ड होते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब जैसा कि नाम कह रहा है कंडक्शन, अगर आप कंडक्शन को समझे, कंडक्शन क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन है। अगर मैं पूछूं कंडक्शन क्या है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कंडक्शन ऑफ हीट, मेथड ऑफ फ्लो ऑफ हीट था। कंडक्शन में क्या होता था, एक गर्म बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाओ तो हीट एक तरफ से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती थी। ठीक इसी तरीके से चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी ऐसा ही होता है। अगर आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर एक चार्ज से अनचार्ज बॉडी की तरफ हो जाता है, या एक ज्यादा चार्ज वाली बॉडी से कम चार्ज वाली बॉडी में हो जाता है। तो जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें एक बॉडी या तो चार्ज हो सकती है, दूसरी अनचार्ज हो सकती है, या एक के पास चार्ज ज्यादा और दूसरे के पास चार्ज कम होगा, तो हम चार्जिंग बाय कंडक्शन कर सकते हैं। अब ये जो कंडक्शन का मेथड है इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो है बॉडीज का साइज एंड शेप। अगर देखिए दो बॉडीज आइडेंटिकल हैं तो उसके लिए चार्ज की वैल्यू निकालना आसान है, लेकिन अगर बॉडीज नॉन आइडेंटिकल हो जाती है, अलग अलग शेप साइज की हो जाती है, तो वहां पर एक कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है। तो अभी के लिए, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस को नहीं पढ़ा है, तो अभी के लिए हम उस पोर्शन को छोड़ देते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जैसे कि यहां पर लिखा है, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज बाय कांटेक्ट होता है। जब हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में ले आते हैं तो उसमें चार्ज का ट्रांसफर, अब हमें पता है चार्ज में से प्रोटॉन्स तो मूव नहीं कर सकते क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, तो मूव कौन करता है? मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई सबको? तो चलिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, हमने एग्जांपल ले लिया यहां पर। लेट अस कंसीडर हमारे पास ये एक अनचार्ज बॉडी है, दिस इज एन अनचार्ज कंडक्टर। मैं इसके पास एक चार्ज ग्लास रॉड लेकर के आऊंगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड का चार्ज कुछ चार्ज ग्लास रॉड में से किस में चला जाएगा? इस कंडक्टर के अंदर। तो ये जो कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक अनचार्ज्ड कंडक्टर के पास एबेनाइट की रॉड लाऊं, अब याद हो आपको हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एबेनाइट रॉड पर कैसा चार्ज आता था बच्चों, एबेनाइट रॉड पर आता था नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को यहां पर लाऊं तो इसमें से नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इस अनचार्ज कंडक्टर के पास चला जाएगा और ये बॉडी बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड।
ये तो सिंपल सा तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन का। अब इस चार्जिंग बाय कंडक्शन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस हमें नजर आएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे आइए देखते हैं। आपके पास दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर ए एंड कंडक्टर बी। हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं ए एंड बी। दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी। कंडक्टर ए के पास हमने कुछ चार्ज दिया है। कंडक्टर ए के पास इट हैज सम अमाउंट ऑफ चार्ज Q, और ये जो कंडक्टर बी है ये है अनचार्ज्ड, यानी इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब चार्ज ऑफ बी इज 0। ठीक है, जो चार्ज ऑफ ए है दैट इज इक्वल्स टू प्लस Q। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं। दीज टू आर आइडेंटिकल कंडक्टर्स, याद रखना है दीज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये एक जैसे हैं, बिल्कुल एक ही तरह के मटेरियल के बने हैं, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर इनको कांटेक्ट में लाएंगे, अगर मैं इनको कांटेक्ट में लाऊं किसी तरीके से, या तो मैं इनको तार से जोड़ दूं या मैं इन दोनों को आपस में टच करा दूं, कोई भी एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी मैं ऐसा करूंगा, मान लो मैंने तार से जोड़ देता हूं, एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्योंकि ए के पास चार्ज था और बी के पास चार्ज नहीं था, तो चार्ज का ट्रांसफर ए से बी तक होगा। चार्ज विल गो फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब यहां पर जो फाइनल चार्ज होता है उसको निकालने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं बच्चों। जो फाइनल चार्ज होता है, फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉडी, हर बॉडी का जो फाइनल चार्ज निकल करके आता है उसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आइडेंटिकल बॉडीज। एक जैसी जिन बॉडीज को आपने टच किया उनके नंबर से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे अगर मैं यहां पर इसी चीज को लगाऊं तो मेरे पास टोटल चार्ज अब QA डैश और QB डैश दोनों बराबर आएंगे क्योंकि आइडेंटिकल बॉडीज हैं। और कैसे निकाला जाएगा? टोटल चार्ज कितना था? Q प्लस 0 अपॉन नंबर ऑफ बॉडीज कितनी थी? 2। तो मेरे पास दोनों के पास जो चार्ज आ गया कितना आ गया? प्लस Q बाई 2। यानी अब A के पास कितना चार्ज होगा? प्लस Q बाई 2। B के पास कितना चार्ज होगा? प्लस Q बाई 2। समझ में आ गई सबको बात? यस और नो? पक्का से क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम चार्जिंग बाय कंडक्शन को समझ सकते हैं फॉर टू आइडेंटिकल बॉडीज। इसी तरीके से इसमें आप ऐसा भी केस मान सकते हैं, मान लीजिए जो बॉडीज हैं उनके पास चार्ज अलग अलग है। अब दोनों बॉडीज के पास चार्ज है लेकिन वो चार्ज सेम नहीं है, यानी एक के पास पॉजिटिव है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। लेट अस टेक दिस ऑल्सो। तो अब हम यहां पर लेंगे, ये हमारे पास बॉडी ए है और ये हमारे पास बॉडी बी है। ठीक है, दिस इज आवर बॉडी ए एंड बी। ये ए है और ये बी है। इस बार हमें ध्यान देना है, बॉडी ए के पास है पॉजिटिव चार्ज पिछली बार की ही तरह प्लस Q, और बॉडी बी के पास जो है चार्ज वो नेगेटिव है। सपोज इसको Q2 लिख लेते हैं और इसको Q1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों बॉडीज को आपस में कनेक्ट कर दूं, सपोज आई कनेक्ट दीज टू बॉडीज थ्रू अ वायर जस्ट लाइक इन द प्रीवियस केस। जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, अगर अब भी मैं इन बॉडीज को आपस में जोड़ दूं एक तार की मदद से, ठीक, तो अब क्या होगा? अब जो इनका नेट चार्ज है, देखो ये है बॉडी ए जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये है बॉडी बी जिसके पास नेगेटिव चार्ज था। तो हमारा फॉर्मूला कहता था जो अब नया चार्ज होगा QA डैश और QB डैश, क्योंकि ये बॉडीज आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं, तो वो चार्ज तो बराबर होगा। और फॉर्मूला क्या होगा? टोटल चार्ज। तो Q1 प्लस का प्लस माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय कितनी बॉडीज है हमारे पास? 2। तो हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 2।
ये हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा दोनों बॉडीज के ऊपर। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लीजिए आपके पास Q1 की वैल्यू है +3 कूलम और Q2 की वैल्यू है -1 कूलम, ये है। तो जो हमारा QA डैश और QB डैश आएगा वो आएगा +3 -1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 कूलम अपॉन 2, तो +1 कूलम, यानी हर एक के पास एक एक कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट चार्ज वाली बॉडीज का भी चार्ज निकाल सकते हैं। याद रखेंगे जब भी हम चार्जेस को ऐड करते हैं, ये जो मैंने यहां पर सम करके दिखाया ना आपको, ये वाला सम, इस सम को बोलते हैं बच्चों अलजेब्रिक सम। दिस इज कॉल्ड एज अलजेब्रिक सम, यानी चार्ज को जब भी ऐड किया जाता है उसके साइन को साथ में कंसिडर किया जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज को प्लस लिखते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस लिखते हैं। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया मेथड, यस और नो? ठीक, अब आते हैं हम दूसरे मेथड पर, चार्जिंग बाय रबिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये केस क्या है, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने चार्ज को समझाने के लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था बचपन के एक खेल का, क्या, जिसमें हम एक स्केल को लेते थे और अपने सूखे बालों पर ऐसे रब करते थे और उसके बाद पेपर के टुकड़ों के पास लेकर के आते थे। तो हम ऑब्जर्व करते थे कि वो जो पेपर के टुकड़े हैं वो स्केल पर चिपकने लग जाते थे, ऊपर अट्रैक्ट होते थे। तो मैंने आपको बताया था इसका कारण क्या था, इसका कारण था चार्ज। चार्ज ही वो प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसकी वजह से दो बॉडीज के बीच में वो क्या प्रोड्यूस कर सकती है, इलेक्ट्रिक नेचर की फोर्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहां पर हमने वो जो रबिंग करी थी उससे हुआ क्या था, देखो रबिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी एनर्जी गेन कर पाते हैं जिसकी वजह से वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाए। हमको पता है कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो पास में जब आती हैं तो उनमें से कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं और कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जहां पर अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं उनमें से एक बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकती है, एक सिंपल से एग्जांपल से समझें, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, वो अगर उनमें से एक बॉडी, मान लो एग्जांपल लो, यहां पर आपने बाल और कोम का एग्जांपल लिया, आपने ऑब्जर्व किया जब आप बालों में कोम करते हो तो बालों के पास और कोम के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो उस चार्ज का कारण क्या है, मान लो बाल और कोम में से हम मान लेते हैं कि जो हमारी कोम है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मोर अट्रैक्शन शो करेगी, और जो बाल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो बालों में से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, वो कोम की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन बालों में से निकल करके कहां पर आ जाएंगे, कोम पर आ जाएंगे। अब क्योंकि कोम गेन कर लेगी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो कोम के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, कोम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, और बाल क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे तो बालों के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पर जो चार्जिंग का कारण है वो है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी आप किन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब करोगे, मान लो ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, आपने इन दोनों को आपस में रब किया और सपोज बॉडी ए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ एज कंपेयर टू बॉडी बी, तो क्या होगा, बॉडी बी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों वो कहां से कहां आ जाएंगे, बी से ए की तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ए ज्यादा अट्रैक्शन शो करती है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, इट गिव्स मोर अट्रैक्शन टू द इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम इनको आपस में रब करेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन की वजह से क्या पैदा होती है, हीट, गर्मी पैदा होती है, और गर्मी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाएगी जिस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बी से ए की तरफ जंप कर जाएंगे, और जब ए की तरफ जंप करेंगे तो ए के पास हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बी के पास हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ए के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो ए बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और बी के पास डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो बी बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब रबिंग में हमको कैसे पता कि कौन से सब्सटेंस को रब करने से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, इसके लिए फैराडे ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई थी उस समय अवेलेबल कुछ मटेरियल्स की, इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज भी नाम दिया जाता है। तो ये सीरीज कुछ इस तरह की है,
इसमें देखिए हमारे पास मैंने आपको ये 19 मटेरियल्स यहां पर लिख करके दिए हैं। नंबर 1 पर है एस्बेस्टॉस, फिर है ग्लास, नायलॉन, वुल, लेड, सिल्क, एल्यूमिनियम, पेपर, कॉपर, स्टील, फिर है हार्ड रबर, निकल एंड कॉपर, फिर है ब्रास एंड सिल्वर, और उसके बाद सिंथेटिक रबर, फिर ऑर्लॉन, फिर पीवीसी, फिर पॉलीइथाइलिन, टेफ्लॉन और लास्ट में सिलिकॉन दिया है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इनमें से कोई से भी 2 मटेरियल्स चूज करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ग्लास को लिया और ग्लास को मैंने रब किया सिल्क से, तो हम सब इसका आउटकम जानते हैं क्योंकि हमने कल के लेक्चर में, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने ये बात सीखी थी। हमने पढ़ा था कि ग्लास में से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर सिल्क में हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लास बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क बन जाता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये सीरीज भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। इस सीरीज का काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अगर कोई मटेरियल इस सीरीज में ऊपर है और आप उसको नीचे वाले मटेरियल से रब कर रहे हैं, तो जो मटेरियल सीरीज में ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा और बाद वाला मटेरियल नेगेटिव होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए मैं वुल और हार्ड रबर को आपस में रब करता हूं, तो देखो वुल यहां पर ऊपर है और हार्ड रबर उसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वुल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और हार्ड रबर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी हार्ड रबर को अगर पीवीसी के साथ रब करूं, तो यह हार्ड रबर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और पीवीसी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। पहले केस में हार्ड रबर नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उसको एक ऐसे मटेरियल से रब किया था जो इस सीरीज में उससे पहले आता है, तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं उसी हार्ड रबर को एक ऐसे मटेरियल से रब करूं जो उसके नीचे आता है, उसके बाद आता है सीरीज में, तो वही हार्ड रबर अब पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसी को बोलते हैं बच्चों ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज या फैराडेज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ठीक है, तो ये उन मटेरियल्स को आपस में बताती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस में आपके काम आ सकती है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन। सवाल है, व्हाट कॉजेज द अकरेंस ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ टू बॉडीज बीइंग रब्ड टुगेदर। दो बॉडीज को हमने आपस में रब किया, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया। इस चीज को समझते हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्लास रॉड थी। ठीक, इस ग्लास रॉड को मैंने एक सिल्क के कपड़े के साथ रब किया। ठीक, ये हमारे पास ग्लास रॉड है और ये है हमारा सिल्क क्लॉथ। तो जब मैं इस ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करूंगा, तो जो ग्लास रॉड है बच्चों, ग्लास रॉड के अंदर ग्लास इलेक्ट्रॉन्स को लूजली बाउंड रहते हैं। ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू सिल्क दे आर लूजली बाउंड। तो जब मैंने इसको देखा तो ग्लास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, यानी ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करता है और जो सिल्क है ये ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है इलेक्ट्रॉन्स पर। तो होगा क्या यहां पर, जब मैं दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में ऐसे, जब मैं इनको बॉडीज को आपस में रब करूंगा, तो रब करने से पैदा होगी हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ग्लास की ये इलेक्ट्रॉन्स जो पहले भी ग्लास के अंदर थे, इनके पास आ जाएगी एनर्जी, और जब ये एनर्जी आ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाएंगे फ्रॉम ग्लास इनटू सिल्क। और जब ये ग्लास से सिल्क के अंदर जंप करेंगे तो यहां पर इस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, इसके पास हो जाएगी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है इसके पास हो जाएगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिल्क के पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे और ग्लास के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ग्लास रॉड है ये बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड और जो सिल्क क्लॉथ है ये बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, तो क्या कारण समझ में आया इस एग्जांपल से, जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था कि क्या कारण है कि दो बॉडीज को रब करते हैं तो चार्ज आता है।
तो कारण क्या मिला आपको यहां पर? चार्ज आने का कारण क्या था? चार्ज आने का कारण था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या कारण हमें नजर आया यहां पर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, जिसकी वजह से जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है वो बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो बन जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। यहां तक समझ में आया बच्चों सबको? यस और नो? चलिए एक और सवाल देखते हैं। क्या यहां पर इस प्रोसेस में चार्ज प्रोड्यूस हुआ है? देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया है, तो क्या चार्ज प्रोड्यूस हुआ है? जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या यहां पर आपको लगता है कि चार्ज प्रोड्यूस हुआ है इस प्रोसेस में? तो इसका सही जवाब है बच्चों नो, चार्ज इज नॉट प्रोड्यूस्ड। क्यों नहीं हुआ? इस एग्जांपल को वापस से देखो। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पहले से पड़े थे ना ग्लास के पास, या मैंने नए इलेक्ट्रॉन्स पैदा कर दिए? नए इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस तो नहीं किए मैंने। जो ग्लास के पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से पड़े हुए थे, जो उसके एटम्स का हिस्सा थे, वही इलेक्ट्रॉन्स तो इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं। यस और नो? हां कि ना? अब क्योंकि ग्लास के पास प्रोटॉन्स का नंबर शुरू में, इनिशियली ग्लास के पास जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसकी वजह से ग्लास न्यूट्रल था। अगर आप एक एटम का स्ट्रक्चर देखो, एटम के अंदर ये होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? तो अगर मान लो यहां पर एक और दो प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स हैं सपोज, ठीक, तो हमें इतना पता है कि जो बाहर का ऑर्बिट है इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं आपसे अभी नेट चार्ज पूछूं, यहां का नेट चार्ज, इस एटम का नेट चार्ज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे +2e प्लस -2e दैट इज 0। तो ये जो एटम है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। तो ठीक इसी तरह जो हमारे पास ग्लास रॉड थी इनिशियली बिफोर रबिंग, ग्लास भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था और सिल्क भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास के पास थे उतने ही प्रोटॉन्स थे, ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन्स सिल्क के पास थे उतने ही प्रोटॉन्स थे। लेकिन हमने रब करके इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, हमने सिस्टम को एनर्जी दी और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे में जंप कर गए। तो हमने इस प्रोसेस में कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया। हमने क्या किया? हमने ये देखो, अगर मान लो एक एटम ये है और एक दूसरा एटम मैं यहां बना देता हूं, इसका भी नेट चार्ज 0 है। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूं और किसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पर आ जाए तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और यहां पर आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसके पास दो हुए पॉजिटिव चार्ज। अब अगर मैं इसका फाइनल चार्ज निकालूं यहां पर इस वाले एटम का, इस वाले एटम के लिए जो फाइनल चार्ज आएगा, देखो प्रोटॉन्स कितने हैं? दो ही हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? केवल एक है। तो कितना चार्ज आ गया? ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। इस पर देखो जरा, इस पर प्रोटॉन्स कितने हैं? इसका फाइनल चार्ज अगर हम निकालें, कितने प्रोटॉन्स हैं? +2e। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 और 3, तो -3। इस पर चार्ज कितना आ गया? -e। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया था उसकी कमी की वजह से यहां पर एक प्रोटॉन ज्यादा बढ़ गया, इसलिए प्लस, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया वो जो गया था, इसलिए -e। तो हमने यहां पर कोई भी नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि जो चार्ज पहले से एग्जिस्ट करता था उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो प्रोसेस है चार्जिंग बाय रबिंग की, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग चार्ज होता है। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो चार्ज पहले से ही एग्जिस्ट करता है,
हमने सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह में डाल दिया, बस इतना। अगर आप इसको एक और एग्जांपल से समझो, चलो एक सिंपल एग्जांपल उठाते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास दो थैले हैं, एक थैला ये है और एक थैला ये है, ठीक है। इनमें अलग अलग नंबर ऑफ बॉल्स हैं, दो कलर की हम बॉल ले रहे हैं, एक येलो बॉल और एक पिंक बॉल। ठीक है। अब इसमें अगर आप येलो बॉल्स गिनो, इसके अंदर येलो कितनी है 4, पिंक कितनी है 4, इसके अंदर येलो कितनी है 3, पिंक कितनी है 3। अब अगर मैं इनमें से एक पिंक बॉल उठा करके यहां पर डाल दूं, सपोज मैंने एक पिंक बॉल यहां से उठाई और यहां डाल दी, तो यहां पर एक पिंक बॉल की हो जाएगी कमी, यहां पर एक पिंक बॉल की हो जाएगी कमी, और यहां पर एक पिंक बॉल आ जाएगी ज्यादा। अब फाइनली यहां पर येलो कितनी बची, 4 ही है, लेकिन यहां पर पिंक कितनी बची, पिंक कितनी हो गई 3। अब यहां पर येलो कितनी है 3 ही है, अब यहां पर पिंक कितनी हो गई 4। अगर तुम शुरू में येलो बॉल्स देखो, इनका सम करो 7, इनका सम करो 7, जरा इनका सम करो 7, इनका सम करो 7। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी ना येलो बॉल का टोटल नंबर चेंज हुआ, ना पिंक बॉल का टोटल नंबर चेंज हुआ। ठीक ऐसे ही मटेरियल्स में होता है, सिर्फ जो पहले से यहां बॉल पड़ी थी हमने उसको इधर से इधर डाल दिया, तो इनके अंदर इंडिविजुअली नंबर चेंज हो गया, लेकिन टोटल नंबर अभी भी उतना ही है। देखो ये शफलिंग से पहले था, ये शफलिंग के बाद है, और ये दोनों नंबर्स मैच करते हैं। तो जब भी हम चार्जिंग करते हैं बाय रबिंग, तो उसमें हम कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं करते, हम जो पहले से चार्ज एग्जिस्ट करता है बच्चों, उसी को सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आई होप सबको यहां तक समझ में आ गया होगा, ये सोनो। चलिए एक और सवाल देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, क्या इस चार्जिंग के मेथड के दौरान किसी तरह का मास का चेंज हो पाता है क्या? इज देयर सम काइंड ऑफ मास चेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग? इज देयर एनी चेंज ऑफ मास इन द टू बॉडीज एक्वायरिंग चार्ज बाय रबिंग? यानी अगर मैं दो बॉडीज को चार्ज कर रहा हूं रबिंग के मेथड से, तो क्या इसमें उनके मास में कोई कमी होगी, यस और नो? चलिए चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास है एक बॉडी ए और ये हमारे पास है दूसरी बॉडी बी। ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ऑब्जेक्ट ए और दूसरा है बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, अब हमने माना कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बॉडी से इस बॉडी में हो गया। तो मुझे पता है इस पर 3e का पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर 3e का नेगेटिव चार्ज आएगा। हमें पता है e क्या है, यहां पर फंडामेंटल चार्ज है e हमारा। e इज द फंडामेंटल चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको फंडामेंटल चार्ज कहा जाता है, क्योंकि चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू जो स्टेबली एग्जिस्ट करती है वो यही है। इससे छोटी वैल्यू भी होती है, उन्हें क्वार्क्स बोलते हैं, लेकिन वो स्टेबली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। उन पर +-1/3e और +-2/3e का चार्ज होता है, लेकिन वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते इन नेचर। वो हमेशा ट्रिपलेट्स, 3 का जोड़ा बना के ही चलते हैं, ठीक है ना, ट्रिपलेट्स बना के चलते हैं।
अब यहां पर हमारे पास चार्ज का ट्रांसफर हुआ। हम सबको पता है जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये किसका मास है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा तो क्या वो केवल अपना चार्ज लेके जाएगा, अपना मास वहीं छोड़ जाएगा? ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ए से बी में जाएगा तो वो अपने चार्ज के साथ साथ अपना मास भी लेकर के जाएगा। इसका मतलब जो बॉडी ए है इट लूजेस मास और जो बॉडी बी है इट गेन्स मास। कितना मास? डेल्टा एम ई, जिसको हम लिखेंगे 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको डेल्टा एम ही लिख दो केवल, ठीक है ना, डेल्टा एम। और ये हो जाएगा, ये भी डेल्टा एम इक्वल्स टू 3 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें गए थे तो 3 इलेक्ट्रॉन का मास बॉडी बी गेन कर लेगी और 3 इलेक्ट्रॉन का मास बॉडी ए लूज कर देगी। बात समझ में आई सबको? ये सोनो। तो इस तरीके से हम लॉस इन मास निकाल सकते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई। इससे एक पॉइंट साफ हो जाता है, क्या जी? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से। इसीलिए वो बॉडी बन जाती है लाइटर, उसका मास कम हो जाता है। और जो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी कैसे बनती है बच्चों? नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनती है इलेक्ट्रॉन गेन्स करने से, है ना? तो दैट बॉडी बिकम्स हेवियर। ये बात हमको याद रखनी है, क्या जी? कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो हमेशा हल्की हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मास भी उसमें से निकल जाएगा। ऐसे नेगेटिवली चार्ज बॉडी कैसे बनती है? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने से। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उनका मास भी उसके अंदर आ जाएगा। तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी भारी हो जाएगी, इट बिकम्स हेवियर, और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हल्की हो जाएगी, इट बिकम्स लाइटर। समझ में आया सबको? अब आते हैं, हमारा तीसरा मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है बच्चों? इस मेथड में अभी तक जो हमने मेथड सीखे थे वो डायरेक्ट मेथड्स थे, उनमें हम बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं। कंडक्शन के लिए भी बॉडीज को टच करना पड़ता है और रबिंग के लिए भी 2 बॉडीज को टच करना पड़ता है, ठीक? तो वो डायरेक्ट मेथड्स थे जिनमें हम बॉडीज के बीच में एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो मेथड होता है इसमें हम बॉडीज को टच नहीं करते, इसमें बिना टचिंग के ही हम बॉडीज पर चार्ज पैदा कर देते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं ये, ठीक है? तो इसको 2 तरीके से किया जा सकता है, एक है विथ अर्थिंग और एक है विदाउट अर्थिंग। तो हम पहला जो केस देख रहे हैं ये वाला केस है विथ अर्थिंग का। यहां पर हम अर्थिंग का यूज करेंगे और मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं अर्थिंग क्या होती थी। अर्थिंग वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपना चार्ज अर्थ के साथ शेयर कर देती है, यानी उसमें से चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो यहां पर हमारे पास एक बॉडी है, एक मेटालिक स्फीयर है, इसके पास, इसके कांटेक्ट में नहीं लाना, ये कांटेक्ट में नहीं लाना, इससे थोड़ा दूर हम लोगों ने रखना है। तो इससे थोड़ा सा दूर आप इस एबेनाइट को, रॉड को रख देंगे, ये थोड़ा सा पास हो गया, इसको थोड़ा सा दूर रखना है। तो क्या होगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, एबेनाइट रॉड पर कौन सा चार्ज था? नेगेटिव। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस नेगेटिव चार्ज से रिपेल होंगे, तो इधर ही चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। अब अगर मैं इस वाले हिस्से को टच कर दूं, टच करने से क्या होगा, मेरे थ्रू, अगर मैं नंगे पैर खड़ा हूं और वैसे टच कर दूंगा तो वो चार्ज मेरे थ्रू अर्थ में चला जाएगा, तो मैं अर्थिंग टर्मिनल प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इसको टच कर दूं तो ये नेगेटिव चार्ज तो अर्थ में चला जाएगा थ्रू माय हैंड, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज नहीं हिलेगा अपनी जगह से। अब पॉजिटिव क्यों नहीं हिलेगा समझो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस नेगेटिव की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बंधा हुआ है। बंधा हुआ क्यों है? क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट या अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कहता था अगर चार्जेस अलग अलग नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहां पर ये जो चार्ज है ये बाउंड चार्ज हो गया,
इसलिए ये अर्थ में नहीं जा पाया। तो जब हम उसके बाद अर्थ अपना हाथ हटा देंगे और उसके बाद इस रॉड को हटाएंगे तो हम देखेंगे इस पर केवल कौन सा चार्ज बच गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज था वो तो अर्थ में चला गया। इस तरीके से हम अर्थिंग का इस्तेमाल करके एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन विथ वन बॉडी। मान लो मैं अर्थिंग का इस्तेमाल ना करना चाहूं तब क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो मुझे दो स्फेयर्स लेने पड़ेंगे ऐसे केस में। अब मैंने क्या किया, मैंने दो स्फेयर्स लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में। यहां पर मैं अर्थिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो नो अर्थिंग इन दिस केस। ये नो अर्थिंग वाला केस है, हम यहां पर कोई अर्थिंग टर्मिनल यूज नहीं कर रहे। अब हमारे पास ये जो ए और बी हैं ये आपस में कांटेक्ट में है और मैं एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को इसके पास लेके आता हूं। अब मेटल की खास बात क्या होती है, अगर आप मेटल के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ते हैं तो वो दो की तरह नहीं बल्कि एक ही पीस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। यानी टू पीसेस ऑफ मेटल व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ सिंगल पीस। आपने देखा होगा, अगर आपके पास मान लो यहां से लेकर के थोड़ी दूर तक आपको बल्ब लगाना है लेकिन आपके पास इतनी लंबी तार नहीं, आपके पास तार के दो टुकड़े हैं, तो आप क्या करते हैं, दोनों को छीलेंगे, बांधेंगे, टेप लगाएंगे और तब जोड़ने के बाद जब आप कनेक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से कोई दिक्कत होगी। वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि सिंगल पीस ऑफ मेटल हो। तो मेटल की खासियत होती है। ठीक इसी तरीके से जब मैं इन दो बॉल्स ए और बी को पास में लाऊंगा तो ये दो की तरह नहीं बल्कि एक ही की तरह बिहेव करेंगे। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास आएगी तो ए और बी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन से इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो होगा क्या, इस साइड पर इस वाले ए पर सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, बी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मुझे इन दोनों को झटके से अलग कर देना है, एकदम से। रॉड नहीं रहने देनी है, रॉड नहीं हटानी। रॉड हटा देंगे तो ये चार्ज वापस से मिल जाएगा, रॉड नहीं हटानी, एकदम से अलग कर देना है। जैसे ही मैं इसको एकदम से अलग करूंगा तो ए पर सारा नेगेटिव चार्ज बच जाएगा और बी पर सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारी बॉडी ए बन जाएगी नेगेटिवली चार्ज और बॉडी बी बन जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। इस तरीके से बिना अर्थिंग के भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम बॉडी पर चार्ज पैदा कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, यस और नो? अब एनसीईआरटी का एक सवाल था, उसमें एक चीज पूछी गई थी कि अगर मैं पहले रॉड हटाऊं और बाद में अर्थिंग हटाऊं यहां पर तो क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर सोच करके कमेंट बॉक्स में डालो, फटाफट से वीडियो पॉज करो और सोचो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ मुझे क्या होगा कि अगर मैं यहां पर पहले रॉड हटाऊं और बाद में अपना हाथ हटाऊं। मैंने क्या किया था अभी काम करते समय, पहले हाथ हटाया था उसके बाद रॉड हटाई थी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया था। तो देखो होगा क्या, अगर मैं पहले रॉड हटा दूंगा, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं गया था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने इसको बांधा हुआ था, बाउंड था। लेकिन अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज हटा दूंगा तो ये पॉजिटिव भी अर्थ में चला जाएगा। तो बॉडी कैसी हो जाएगी, बॉडी ए विल बिकम न्यूट्रल इन दैट केस। बात समझ में आ गई? तो ये सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन का पार्ट है ये। चलिए अब इसमें एक नोट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कोई नए चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो रहे। देखो इस प्रोसेस में भी कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं हुआ। क्या थे, दोनों ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे तो सारे इलेक्ट्रॉन ए पर आ गए, सारा पॉजिटिव चार्ज बी के पास चला गया। चार्ज प्री एग्जिस्टिंग था, हमने सिर्फ उसको क्या किया, हमने सिर्फ उस चार्ज को किया रीडिस्ट्रीब्यूट। हम क्या करते हैं इस मेथड में भी, चार्ज को सिर्फ करते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट। तो ये बात याद रखनी है, इसमें भी कोई नया चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता, चार्ज का सिर्फ और सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बच्चों आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, आज यहां पर लाइट नहीं है, एसी बंद है और लिटरली ड्रिपिंग पसीने में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो देखो इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हें पढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, चलिए अब देखते हैं एक बड़ा प्यारा सा सवाल, ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत मदद करेगा। इस क्वेश्चन से आप बहुत सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसकी वजह से करना क्या है, हमेशा की तरह वीडियो को करना है पॉज, मैं साइड हो जाता हूं, आप क्वेश्चन को उतार लें और इसके साथ थोड़ा सा जूझे। इस क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ी सी लड़ाई करनी है, समझना है, कोशिश करनी है अपने दिमाग को चलाने की कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। फिर मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। लो मैं साइड हो गया, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो
और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, चीटिंग नहीं करनी है। चलो अब समझते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे पास 5 बॉल्स हैं, 1 से लेकर 5 तक, ठीक। इनमें से 1 और 2, 2 और 4, 4 और 1 एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, 2 और 3 रिपल्शन शो करते हैं, और 4 और 5 रिपल्शन शो करते हैं। आपको बताना है जो बॉल नंबर 1 है, बॉल नंबर 1, इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर कौन सा चार्ज होगा। तो यहां पर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारे पास मान लीजिए 5 एक जैसी बॉल्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन सी बॉल्स अट्रैक्शन शो करती है, 1 2 2 4 4 1, 1 2 2 4 एंड 4 1, ये शो करते हैं अट्रैक्शन। रिपल्शन कौन कौन से शो करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं 2 3 एंड 4 5, 2 3 एंड 4 5। हमें इसका बताना है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो बॉल 1 है ये सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रही है। बॉल 1 इज ओनली शोइंग अट्रैक्शन। ये दोनों रिपल्शन शो कर रहे हैं, ये वाले पेयर्स रिपल्शन शो कर रहे हैं, लेकिन बॉल 1 इज ओनली शोइंग अट्रैक्शन। देखो 2 3 4 5 ये रिपल्शन शो कर रहे हैं, लेकिन बॉल 1 सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रही है। तो यहां पर बच्चों कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का। देखो ये मेरे पास एक बॉल है, इसको मैंने एक धागे से टांग दिया, ठीक है, और इसके पास मैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर के आया, ठीक है। अब क्या होगा, इस बॉल के पास यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इंडक्शन से, और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब मुझे पता है ऑपोजिट चार्जेस शो करते हैं अट्रैक्शन, तो ये नेगेटिव इसकी तरफ अट्रैक्शन शो करेगा, और लाइक चार्जेस शो करते हैं रिपल्शन। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की दूरी कम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच की दूरी ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ती है। आगे पढ़ाऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही। तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस कम होने से क्या हो जाएगी, फोर्स ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा और रिपल्शन कम, तो नेट फोर्स कैसी बन जाएगी, अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से ये बॉल इसकी तरफ अट्रैक्शन शो कर देगी, इधर को झूल जाएगी, ठीक। तो यहां पर क्या इस बॉल पर कोई चार्ज था, नहीं। ये जो बॉल थी ये तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी ना स्टार्टिंग से ही, लेकिन फिर भी इस बॉल ने अट्रैक्शन शो किया। तो हमें एक बात समझ में आनी है कि अट्रैक्शन सिर्फ तभी शो हो सकता है जब या तो अनलाइक चार्जेस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन शो कर सकती है। लेकिन अगर आप यही केस प्री एग्जिस्टिंग बॉडी के लिए देखो, अगर मान लो ये मेरे पास बॉल थी और इस बॉल पर पॉजिटिव चार्ज था और मैं पॉजिटिव रॉड लाऊंगा, तो रिपल्शन केवल तब शो हो सकता है जब बॉल पहले से ही चार्ज्ड हो। यानी रिपल्शन की श्योरिटी तब है जब पहले से ही चार्ज हो। तो अगर कोई बॉडी रिपेल कर रही है, इसका मतलब उस पर तो चार्ज है ही, लेकिन अट्रैक्शन के केस में ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के पास चार्ज हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी अनचार्ज्ड हो। बात समझ में आई सबको, ये सॉल्व। यहां पर न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्शन शो कर सकती है, लेकिन रिपल्शन पहले से चार्ज बॉडी ही शो कर सकती है। अट्रैक्शन चार्ज और अनचार्ज दोनों बॉडी शो करते हैं, रिपल्शन हमेशा चार्ज बॉडी ही शो करती है। तो अब वापस सवाल पर आते हैं। 2 और 3 रिपल्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब 2 और 3 के पास पहले से ही चार्ज है। 4 और 5 रिपल्शन शो कर रहे हैं, इसका मतलब 4 और 5 के पास पहले से ही चार्ज है, लेकिन 1 सिर्फ अट्रैक्शन शो कर रही है। अब एक सिंपल सा केस ले लेते हैं। मान लो लेट अस से मैं 2 को पॉजिटिव मान लेता हूं,
तो 3 भी पॉजिटिव होगी क्योंकि रिपल्शन शो कर रहे हैं। 2 और 4 अट्रैक्शन शो कर रहे हैं तो 4 नेगेटिव होगी। 4 नेगेटिव होगी तो 5 भी नेगेटिव होनी चाहिए क्योंकि रिपल्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब अगर 2 के पास चार्ज है तो 3 के पास भी चार्ज है, 4 के पास भी चार्ज है, 5 के पास भी चार्ज है। लेकिन 1 वाली बॉडी 2 से भी अट्रैक्ट हो रही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, 1 वाली बॉडी 4 से भी अट्रैक्ट हो रही है जो कि नेगेटिवली चार्ज थी। तो 1 तो दोनों से अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, और ये वाला केस तो एक न्यूट्रल बॉडी ही शो कर सकती है। इसीलिए जो बॉडी 1 हमारे पास बॉल 1 थी वो न्यूट्रल होगी। समझ में आया सबको? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। यहां से एक छोटी सी चीज याद रखना, यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन ही श्योर टेस्ट है चार्जिंग का। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। बॉडी के पास चार्ज है, इसकी श्योरिटी आप कैसे दे सकते हो? अगर वो बॉडी रिपल्शन शो करे। ठीक, सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर चार्जिंग। समझ में आ गया सबको यहां तक? यस और नो? चलिए आगे चौथा मेथड देखते हैं। यह है चार्ज सेपरेशन बाय पोलराइजेशन। देखो अभी हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखा था ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। फर्क क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंडक्टर्स में होता है, लेकिन ये पोलराइजेशन डाइइलेक्ट्रिक्स में होता है। कल बताया था डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर मान लीजिए आप एक स्ट्रॉन्ग फील्ड ले लेते हैं, ये हमने 2 प्लेट्स ले ली, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इस रीजन में मैं एक डाइइलेक्ट्रिक के टुकड़े को रख दूंगा, इफ आई प्लेस अ पीस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इन दिस रीजन, तो होगा क्या? डाइइलेक्ट्रिक के अंदर सरफेस पर इस साइड पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। यहां पर ध्यान क्या देना है, यहां पर ये जो चार्ज आया है ये चार्ज इमोबाइल है। दिस चार्ज इज इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब ये चार्ज मूव नहीं हो सकता, कैन नॉट मूव, क्योंकि ये चार्ज कंडक्टर्स की तरह इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता जो इधर उधर घूम सकते हैं। ये चार्ज अभी भी किसका हिस्सा है? उस डाइइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है। तो यहां पर ये जो चार्ज है ये इमोबाइल होता है, यानी ये मूव नहीं कर सकता। ये बात याद रखनी है आपको। इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसको डिटेल में आगे जब मैं कैपेसिटेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला, वहां पर डाइइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना सा ही काफी, क्योंकि हमें फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पता। जब हम वो पढ़ लेंगे तब उसके बाद हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया यहां तक? अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार कमेंट्स के फॉर्म में मुझे जरूर दीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है रॉजरविल फिजिक्स, आप उसको इस क्यूआर कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आपको स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीपीपीज वगैरह प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप और बेहतर प्रैक्टिस कर पाए फिजिक्स की। ठीक, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।